स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। अब मजा आ जाएगा। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अवप्रेरणा के प्रकार। देखो भाई, जब जब ये पेपर में आया अवप्रेरणा के प्रकार तो बच्चों ने क्या है कि कम हेडिंग्स में ही इसको निपटाने का प्रयास किया है, जबकि जो अवप्रेरणा होती है वो कम से कम नहीं तो 9-10 प्रकार की होती है। और इसके प्रकार आपको किसी भी बुक में पूरे के पूरे एक साथ नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से आपका जो पूरा कंटेंट है वो अच्छे से नहीं लिख पाता है। लेकिन बेहतर रिजल्ट लाने के लिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये जरूरी है कि आप हेडिंग टू द पॉइंट लिखें और बहुत अच्छी हेडिंग्स बनाएं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि भाई अवप्रेरणा के प्रकार। ओके, अवप्रेरणा के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, कौन कौन से हैं अवप्रेरणा के प्रकार। और जब भी अब प्रेरणा के प्रकार लिखने के लिए आए तो एक किसी न किसी प्रकार का आप लोग डायग्राम बना देना। और ये जो डायग्राम हो सकता है वो ऐसा हो सकता है, ओके। और इसमें आप क्या करना, एक वृक्ष जैसा आप बना सकते हो और इस वृक्ष में जगह जगह पर आप अपने हिसाब से कोई शेप दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप अवप्रेरणा के प्रकार लिखने का प्रयास करेंगे तो यहां पर आप अपने हिसाब से लिखना अभिप्रेरणा, ओके। और अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है उसके लिए एक सुंदर सा डायग्राम आप दीजिएगा, ठीक है। तो भाई पहला जो प्रकार होता है अभिप्रेरणा का वह होता है हमारा धनात्मक, ओके। कौन सा? धनात्मक। धनात्मक अवप्रेरणा से आशय उस अवप्रेरणा से है जिसमें किसी न किसी व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं पर कोई चीजें पुरस्कार दे करके या कहीं ना कहीं उसकी सराहना करके, उसे ऊंचा पद दे करके, उसको प्रमोट करके और कहीं ना कहीं उसको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाया जाता है, उसे हम कहते हैं धनात्मक अवप्रेरणा। दूसरे नंबर पे जो होती है वह होती है कौन सी? ऋणात्मक अवप्रेरणा। ऋणात्मक अवप्रेरणा से आशय उस अवप्रेरणा से है जिस अवप्रेरणा में अगर कोई कर्मचारी सही से काम नहीं करता है तो उसको दंड दिया जाएगा, उसको हानि दी जाएगी, उसका कहीं ना कहीं डिमोशन किया जाएगा। यानी जब उसके लिए फायदा दिया जाए, कहीं ना कहीं उसे पॉजिटिव वे में ले जाया जाए तो उसके लिए हम कहते हैं धनात्मक अवप्रेरणा। और जब धनात्मक का ठीक उल्टा हो तो वो होती है ऋणात्मक अभिप्रेरणा, ओके। इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पे होती है वित्तीय अवप्रेरणा, ठीक है। वित्तीय अवप्रेरणा, वित्तीय अवप्रेरणा का मतलब सीधा सीधा यह है कि जब किसी व्यक्ति के लिए कोई नकद पुरस्कार देकर के, नकद धनराशि देकर के और उसको मोटिवेट किया जाए, काम को करने के प्रति तैयार किया जाए, इसको हम कहते हैं कौन सी? वित्तीय अवप्रेरणा। और चौथे नंबर पे होती है अवित्तीय। अवित्तीय अवप्रेरणा का मतलब सीधा सीधा है उस अवप्रेरणा से जिसमें व्यक्ति को रुपए पैसे तो नहीं दिए जाते लेकिन उसके स्थान पे कोई ना कोई और चीज प्रदान कर दी जाती है, ओके। चाहे वो रहने का स्थान हुआ, कोई वस्तुएं हुई, कोई भेंट हुई, कोई गिफ्ट हुआ, कोई ना कोई और आइटम हुआ जो प्रदान किया जाता है। तो चारों प्रकार की बहुत सिंपल है। हमारे पढ़ाने का तरीका आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सब कुछ रटता हुआ जा रहा है, ओके। तो ये हो गई आपके धनात्मक, ऋणात्मक, वित्तीय और अवित्तीय। अब इसके बाद में जो पांचवी अवप्रेरणा आती है वो अवप्रेरणा जो समूह में और एक व्यक्ति के आधार पे दी जाती है। तो अगली आती है पांचवें नंबर पे व्यक्तिगत अवप्रेरणा, व्यक्तिगत अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अवप्रेरणा का मतलब सीधा सीधा है कि जब हम मोटिवेशन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए देते हैं जो कम से कम एक टीम लीडर के रूप में कार्य कर रहा हो, जिसके अंडर में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, अगर वो व्यक्ति मोटिवेट हो गया तो समझ लो कि उसके अंडर में काम करने वाले जितने भी हैं वो सब में कहीं ना कहीं पर फर्क पड़ेगा। तो ऐसी अवप्रेरणा को हम कहते हैं व्यक्तिगत अवप्रेरणा। और छठे नंबर पे होती है सामूहिक अभिप्रेरणा। सामूहिक अभिप्रेरणा का मतलब यहां पर सीधा है कि जहां पर कार्य समूहों में हो रहा हो, टोलियों में हो रहा हो, बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ काम कर रहे हो, तो उसके लिए हम कहते हैं क्या? सामूहिक अभिप्रेरणा। इसमें पूरे के पूरे ग्रुप के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट किया जाता है। और इसके बाद में अगला होता है बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब सीधा सीधा उस मोटिवेशन से है जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति आता है और वो हमारे लिए मोटिवेट करता है, तो वो हमारा कहलाता है कौन सा? बाह्य अभिप्रेरणा। 8वें नंबर पे होती है हमारी आंतरिक
अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब यहां पर सीधा सा है कि जब कोई मोटिवेटर अपने ही मध्य का होता है, अपनी ही कंपनी का होता है, अपनी ही संस्था का होता है, और वो अच्छे क्रियाकलापों के आधार पे, अच्छे शब्दों के आधार पे जब हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, तो वो हमारी कहलाती है कौन सी? आंतरिक अभिप्रेरणा। और आंतरिक अभिप्रेरणा में एक बात का हमेशा ध्यान रखना होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा बार बार होती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा एक निश्चित और निश्चित टाइम पर ही आपकी हो सकती है। ओके, तो इस तरह से ये अभिप्रेरणा के 8 प्रकार हैं जो आपने देखे, और इन 8 प्रकार का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से आप इसके लिए कर सकते हैं। इसके बाद में अगला जो इसी का टॉपिक आता है, अभिप्रेरणा के प्रकार हो गए आपके। ये 8 प्रकार ही आपके लिए कम से कम 2-2.5 पेज लिखवा देंगे, क्योंकि इनके बारे में जब थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभिप्रेरणा के प्रकार के साथ में। ये बहुत आता है पेपर में कि अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। ओके, तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑफिस का नंबर 9719811101। ओके, 97-198 3 बार 1 01, जहां से आप लोग हमसे जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, बहुत कम फीस में, बहुत अच्छे से तैयारी। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले जो बेटा तत्व होते हैं, इसका प्रभावित का मतलब समझते हो कि वो चीज घटती और बढ़ती है, उसे हम कहते हैं प्रभावित होना। यानी किस किस चीज से मोटिवेशन कंबल होता है, उसी के लिए हम कहते हैं प्रभावित करने वाले तत्व। तो भैया इसमें पहले नंबर पे जो प्रभावित करता है वह करता है वेतन व मजदूरी। देखो, किसी भी कर्मचारी को अगर पर्याप्त मात्रा में मजदूरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट आराम से हो जाता है, जल्दी हो जाता है। लेकिन पता चला किसी को प्रॉपर रूप से मजदूरी और वेतन ही नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात उसको कितना भी मोटिवेट करते रहो वो कहां पर मोटिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो वेतन व मजदूरी की आती है। किसी भी कर्मचारी के लिए एक प्रॉपर मात्रा में वेतन या मजदूरी या उसके लिए खर्च देना बहुत जरूरी होता है। ओके, जो लोग सोचते नहीं फ्री में काम चल जाए, कम पैसे में काम चल जाए, तो आप समझ लो कि ऐसे लोगों का कल्याण इस जीवन में कभी नहीं होने का। क्यों? दूसरा व्यक्ति तुम्हारे लिए तभी प्रॉपर रूप से काम कर पाएगा जब आपकी ओर से उसके लिए पर्याप्त मात्रा में वेतन व मजदूरी मिल रही होगी। दूसरे नंबर पे आता है बोनस की राशि। देखो, बोनस किसे कहते हैं? बोनस की राशि। बोनस की राशि का मतलब यहां पर होता है, बोनस का मतलब होता है खुशी से। जब मान लीजिएगा आप किसी संस्था में वर्क कर रहे हो और उस संस्था में खूब तरक्की हो, खूब उसका मुनाफा बढ़े, खूब फायदा हो, और पता चले कि वो फायदा अकेले ही अकेले सब डकार जाए, आपको ना दे, तो भैया आपका मनोबल है वो भी गिरने का प्रयास होगा। गिरने का प्रयास नहीं, वो 100% मनोबल गिरेगा। लेकिन अब वही कंपनी आपको सोचे कि नहीं चलो हम आपके लिए भी अब 10-20 हजार रुपए बोनस के रूप में दे रहे हैं, तो आपको भी लगेगा वाह हमने मेहनत एक्स्ट्रा की और उसके बदले हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। तो ये होती है बोनस की राशि। तीसरे नंबर पे छुट्टियों का वेतन। छुट्टियों का वेतन, जो छुट्टियों का वेतन से आशय है यहां पर सीधे सीधे उस सैलरी से जिसमें कोई कर्मचारी अगर छुट्टी लेकर के अपने घर जाता है, और देखिए छुट्टियां इमरजेंसी में ही ली जाती हैं, कहीं ना कहीं परेशानियों में ही ली जाती हैं, कोई व्यक्ति लेता है, फिर भी अगर आप उसका वेतन नहीं काटते हो, उसको पूरा वेतन फिर भी दे देते हो छुट्टी लेने के बावजूद भी, तो उससे क्या होता है, उसको कहीं ना कहीं पर आपके प्रति या आपकी संस्था के प्रति कहीं ना कहीं मन में यह रहता है कि भाई ये हमारी सहयोगी है। ओके, और इसके बाद में है चौथे नंबर पे निशुल्क इलाज या चिकित्सा। निशुल्क चिकित्सा। बहुत से ऐसे कर्मचारी होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा हम बहुत ज़्यादा अगर वर्क करेंगे, बीमार पड़ गए, तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति जी जान लगा करके पूरी क्षमता से मेहनत करता है, अपनी क्षमता से भी आगे काम करता है, तो उसके लिए अगर आपकी कंपनी है या संस्था है, आपकी फर्म है, अगर वो इलाज करा देती है निःशुल्क रूप में, तब भी व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन प्राप्त होता है। और इसके बाद में है 5वें नंबर पे नौकरी की सुरक्षा। नौकरी
की सुरक्षा। अगर कोई व्यक्ति परमानेंट हो चुका है किसी कंपनी में तो वो खूब मन से काम करता है, वो कहता है कि भाई अरे ये कंपनी ही हमारी है भाई, हम परमानेंट हैं इसमें, अब तो हमको जिंदगी भर इसी में काम करना है। और किसी व्यक्ति के लिए हो कि बोले कुछ दिन के लिए है तो वो व्यक्ति मन से काम नहीं करेगा। तो नौकरी की सुरक्षा की दृष्टि से भी जो अवप्रेरणा है वो प्रभावित होती है, कमबड़ होती है। और छठे नंबर पे है समय सारणी। समय सारिणी क्या लिखा गया का प्रयोग, जिसको टाइम टेबल कहते हैं। अगर काम करने का तरीका अगर टाइम टेबल के बेस पे भी है तब भी आपको बताएं अपने आप मोटिवेशन जागता है, क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि हाँ इतने टाइम पे मेरे लिए ये काम करना है। और इसके बाद में है प्रशंसा मिलना, जिसको एप्रिसिएशन भी कहते हैं। अगर कहीं ना कहीं पर कर्मचारियों के लिए समय समय पर अगर प्रशंसा प्राप्त होती है, उच्च अधिकारियों से अगर प्रशंसा मिलती है, तो समझ लीजिएगा कि जो कर्मचारी हैं वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं मोटिवेट महसूस करते हैं। और इससे भी जो अवप्रेरणा है उनके लिए कहीं ना कहीं पर मिल करके और वो कार्य में अब दिल लगा करके आगे अपना जो समय है वो व्यतीत करते हैं। और इसके बाद में 8वें नंबर पे है उत्तरदायित्व। अगर किसी भी कर्मचारी के लिए आप उत्तरदायित्व दे देते हो तो उसको भी जिम्मेदारी से निभाने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होता है, और वो भी सोचता है कि भाई अरे हमको कुछ तो समझा जा रहा है, तभी तो इतना जिम्मेदारी वाला वर्क दिया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं अवप्रेरणा को प्रभावित करता है। ओके, और इसके बाद में 9वें नंबर पे है विश्वास का स्तर। विश्वास का स्तर, विश्वास के स्तर से आशय सीधे सीधे उससे है जिसको जिम्मेदारियां जितनी दी गई हैं फिर उसमें ज़्यादा उलझने ना लगाई जाएं। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो और जो आपके ऊपर अधिकारी हैं वो आपको खुद पता चल जाएगा कि आप पर कितना विश्वास करते हैं। अगर किसी कर्मचारी पे कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है तो उसका जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं गिरने लगता है। ओके, और इसके बाद में 10वें नंबर पे व्यक्तिगत पहचान। व्यक्तिगत पहचान, व्यक्तिगत पहचान का सीधा सा मतलब ये होता है कि यहाँ पर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि कंपनी में जब कोई व्यक्ति काम करता है और लंबे समय तक काम करते हो जाता है तो लोग उसको नाम से जानने लगते हैं। और जब नाम से जानने लगते हैं कि बोले अच्छा वो व्यक्ति हाँ बहुत लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि अरे वाह देखो मैं जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहाँ पर लोग हमको बहुत अच्छे से अब जानने लगे, तो दूसरी जगह जाने की क्या ज़रूरत है। ओके, और इसके साथ साथ में है 10 पॉइंट ये हो गया। 11वें नंबर पे है पदोन्नति। पदोन्नति का मतलब यहां पर सीधा प्रमोशन से है। जब किसी व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रमोशन मिल जाता है तो उससे भी उसका जो अवप्रेरणा का स्तर है वो बढ़ता हुआ चला जाता है, तो इसे हम कहते हैं पदोन्नति। ओके, और 12वें नंबर पे है प्रबंध में भागीदारी। प्रबंध में भागीदारी का मतलब यहां पर है कि जो मैनेजर्स लोग होते हैं वो अगर कर्मचारियों से ये जानकारी लेने लगे कि अच्छा आप लोग भी बताओ कि किस तरह से हम काम करें जिससे सफलता जल्दी मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में जो कर्मचारी हैं वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देखो उच्च अधिकारी लोग भी हम लोगों से कहीं ना कहीं पर राय मशविरा ले रहे हैं, इसका मतलब हम लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। और 13वें नंबर पे है आवास सुविधा। अगर कर्मचारियों के लिए रहने की सबसे बड़ी समस्या होती है, वो पैसा बचाने के चक्कर में ऐसे गरीबी में बुरे हालातों में रहने का प्रयास करते हैं, अगर उनको सुरक्षा के साथ में रहने के लिए दे दिया जाए तो उनसे थोड़ा बहुत काम ज़्यादा भी कराया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है यहाँ काम करेंगे घर पे जा करके सो जाएंगे, पता चले उनको बहुत दूर दूर जाना है, ऐसी कंडीशन में उनके मानसिक थकावट उनको स्वतः ही पैदा हो जाती है। ओके, और इसके साथ में 14वें नंबर पे है मनोरंजन के अवसर। मनोरंजन के अवसर। मनोरंजन के अवसर का मतलब यहाँ पर कई प्रकार से मनोरंजन हो सकता है, संगीत से भी हो सकता है, ड्रामे से, खेल से, तमाम चीज़ों से हो सकता है। अगर कर्मचारी काम करते करते थक जाते हैं तो बीच बीच में उनको हंसाने वाला या कहीं ना कहीं पर कोई उनका ध्यान भटकाने वाला कुछ ऐसा मिलता है तो उनका जो मनोबल है वो और बढ़ता है और वो थकते नहीं है। जैसे आपने भी पढ़ाई करते करते लगता है कि यार चलो अब चाहे एक दो अच्छे से सॉन्ग सुन लें, तो ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, मनोरंजन के अवसर ही तो हैं। और इसके साथ साथ में है 15वें नंबर पे यातायात की सुविधा।
यातायात की सुविधा, क्योंकि जो कर्मचारी होते हैं बाहर के होते हैं, दूर दूर के होते हैं, और उन्हें लाने ले जाने के लिए अगर कंपनी की ओर से कहीं ट्रांसपोर्ट मिल जाता है तो उनसे भी उनको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि उनको फिक्स है ना आने का झंझट ना जाने का, क्योंकि उनको पता है कि उनको लाने ले जाने के लिए जो बस है या कोई और साधन है वो पहले से ही फिक्स्ड है। ओके, और इसके बाद में 16वें नंबर पे है पुरस्कार वितरण। समय समय पर संस्थाओं में अगर पुरस्कार का वितरण होता रहता है तो उससे भी कहीं ना कहीं कर्मचारी हैं वो मोटिवेट होते हैं। ओके, इसलिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनका जब पुरस्कार मिलता है तो उनको लगता है कि हाँ उन्होंने कोई अच्छा काम किया, इसलिए पुरस्कार मिला है। 17 नंबर पे नेतृत्व में भागीदारी। नेतृत्व में भागीदारी का मतलब यहाँ पर नेतृत्व से आशय नेता के गुण से है। जब किसी भी व्यक्ति के पीछे बहुत सारे कर्मचारियों के लिए संलग्न कर दिया जाता है, बोले अब ये लिस्ट में जितने भी लोग हैं वो इस व्यक्ति के अंडर में काम करेंगे, तो जिस व्यक्ति का नेतृत्व मिलता है तो उस व्यक्ति के लिए भी कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती कि अरे भाई वाह, मैं इतने लोगों के साथ में अब मिलकर के काम करूंगा। नेतृत्व में कभी अकेले काम करना नहीं होता, सबके साथ में मिलकर के और तब काम करना होता है। 18वें नंबर पे संस्था की सफलता, ये भी कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है, क्योंकि संस्था जिस लेवल पे सफल होती जाती है जो कर्मचारी होते हैं वो भी उतने ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए चले जाते हैं। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं। ओके, और यहाँ पर अवप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व बुक्स में तो 10 ही 12 हेडिंग होंगी, लेकिन हमारे यहाँ पर देखिए हमने 18 बताएं। कहाँ तक भूलोगे, 12-14 तो फिर भी आपको याद रह जाएंगे। तो यहाँ तक का समझ में आया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ से आगे अब अभिप्रेरणा के जो लाभ हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अभिप्रेरणा के लाभों को और देख लीजिएगा, फिर ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है। और अभिप्रेरणा में एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और उनके लिए भी हम लोग तैयार जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक हमारा है वो है अभिप्रेरणा के महत्व अथवा लाभ। ठीक है, इसके लिए भी देख लेते हैं। चलिए, अभी हमने देखा अवप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व। अब अवप्रेरणा इस टॉपिक के बाद में आता है अवप्रेरणा के लाभ या महत्व। देखो, सारी अच्छाइयाँ लिख दोगे तो उसका महत्व लिख जाएगा, और जितनी भी अच्छाइयाँ होती हैं वही तो हमारे लिए लाभ होते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है मिलता जुलता है। ओके, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के लाभ या महत्व। अगर अभिप्रेरणा बहुमूल्य ना होती, ऊर्जा ना होती, कुछ नया कराने की क्षमता ना रखती तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते? तो जाहिर सी बात है इसके बहुत सारे लाभ हैं और इनके लाभों को निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। और वो कौन कौन से लाभ हैं? पहला जो लाभ है नंबर 1, कर्मचारियों में ऊर्जा भरना। ओके, जो अवप्रेरणा होती है इससे कर्मचारियों में कहीं ना कहीं अवप्रेरणा भरी जाती है और अवप्रेरणा भर करके तब उनसे कहीं ना कहीं कार्य लिया जाता है। नंबर 2, अवप्रेरणा के इस्तेमाल से अच्छा व गुणवत्तापूर्ण कार्य। जब अवप्रेरणा का इस्तेमाल करके और कार्य किया जाता है तो कार्य अच्छा भी होता है और कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण भी होता है। तो 2 लाभ हो गए, कर्मचारियों में ऊर्जा भरना। ओके, कर्मचारियों में ऊर्जा भरना, अच्छा या गुणवत्तापूर्ण कार्य। ठीक है, और नंबर 3, उत्पादन लागतों में कमी। जब व्यक्ति मोटिवेट होकर के काम करता है तो वो बहुत ज़्यादा काम करता है, और जब बहुत ज़्यादा काम करता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो उत्पादन लागतें हैं वो क्या होती हैं? कम हो जाती हैं और काम करने में मज़ा आता है, काम करने में रुचि होना। ओके, मोटिवेशन मिलकर के जब कर्मचारी वर्क करते हैं तो उन्हें काम करने में बड़ा मज़ा आता है। ओके, और 5वें नंबर पे परिवर्तनों का आधार।
परिवर्तन का मतलब है जैसे पहले सब कर्मचारी 10 कुर्सियां बना रहे थे पूरे दिन में, और उनको मोटिवेट कर दिया, उनको बताया कि तुम्हारे अंदर तो बहुत क्षमता है, तुम तो बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, नई नई मशीनें आ गई और इन पर आप अपने हाथ तो जमाइए, एक बार स्पीड बढ़ गई तो हमेशा बढ़ी रहेगी। ओके, तो इस तरह से उनको कहीं मोटिवेशन मिलता है। जैसे तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन कोई टीचर कहे कि अच्छा बेटा पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा, तो डेली 2 घंटे बैठने का प्रयास करो 1 महीने तक, फिर आप मिलना, तो कम से कम बैठने की आदत होगी तो उतनी देर में कुछ ना कुछ करोगे ही। तो मेन चीज यहां पर यह होती है कि फिर वो परिवर्तनों का आधार बन जाता है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन ही। आगे 6 नंबर पे साधनों का उचित प्रयोग, यानी जो मोटिवेशन होता है उसके द्वारा या उसके प्रयोग से जो साधन होते हैं उनका भी उचित मात्रा में प्रयोग किया जाता है, फिर फिजूल खर्ची भी रुक जाती है। ओके, और 7वें नंबर पे लिखेंगे स्वस्थ वातावरण, कार्य करने का एक अच्छा वातावरण जो पैदा होता है जिसको हम स्वस्थ वातावरण कहते हैं, वह हमेशा हमेशा किसके द्वारा, मोटिवेशन के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो इससे भी एक अच्छी बात निकल करके आती है कि इससे स्वस्थ वातावरण पैदा होता है। ओके, और 8वें नंबर पे है कुशल मानवीय व्यवहार मिलना। देखिए, अप्रेरित होने के बाद में, अप्रेरणा मिलने के बाद में जो मानवीय व्यवहार है वो कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है, कुशल पूर्वक हो जाता है। ओके, और 9वें नंबर पे प्रबंधकीय कार्यों में सफलता। अच्छा, जो प्रबंधकीय कार्य होते हैं, मैनेजमेंट के वर्क होते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन से सफलता मिल जाती है, क्योंकि जो प्रबंधक होता है उसका मुख्य उद्देश्य काम करना नहीं होता और लोगों से कराना होता है। जब मोटिवेशन दे करके और उससे काम कराया जाता है तो कहीं ना कहीं पर जाहिर सी बात है कि उसको सफलता मिलती है। और 10वें नंबर पे मानवीय शक्ति का उचित प्रयोग। मानवीय शक्ति का उचित प्रयोग का मतलब सीधा सीधा यहां पर है कि किस मनुष्य को कहां पर लगाया जाए, उसे कैसे मोटिवेट किया जाए, उससे कैसे काम लिया जाए, ये सब चीजें अवप्रेरणा के माध्यम से ही होती हैं। तो ये 10 लाभ हो गए, लेकिन मैं आपको 15-16 बताऊंगा। ओके, और सब सरल हेडिंग्स हैं, 1-2 बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगा। ओके, और आइए अब अगला 11वें नंबर पे श्रमिकों द्वारा मन से कार्य। ठीक है, अप्रेरित होने के बाद में जितने भी श्रमिक होते हैं वो मन लगा करके काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक भावना होती है कि अरे ये जो चीज़ें हमको बताई गई थी वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी थी। 12वें नंबर पे ख्याति में वृद्धि। यहाँ पर फर्म हो तो फर्म जोड़ देना, संस्था हो तो संस्था जोड़ देना, कंपनी हो तो कंपनी जोड़ देना। यानी जब मोटिवेट होकर के कहीं ना कहीं काम कराया जाता है तो इससे संस्था की या कंपनी की जो गुडविल होती है वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है। और इसके बाद में अगला आता है 13वां भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान। देखो, जब मोटिवेशन के आधार पे आगे बढ़ा जाता है तो भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान भी पता चल जाता है कि भविष्य में हमारी कौन कौन सी आवश्यकताएं होंगी। ओके, और इसके साथ साथ में 14वें नंबर पे नवाचार का लाभ। नवाचार कहते हैं कोई नई चीजें आना, जैसे परंपरागत रूप से जो जैसा हम कर रहे थे, हमारे पूर्वज लोग कर रहे थे, वैसा ही हम करते चले जा रहे हैं, तो उसमें अंतर क्या है। लेकिन जब मोटिवेशन के आधार पे कुछ चीज़ें बदलती हैं तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पर हमारा जो व्यापार है वो भी परिवर्तित होता हुआ चला जाता है। और 15वें नंबर पे प्रतिस्पर्धा से निपटने में सहायक।
देखो अदर कंपनियां हैं वो भी हमारी तरह बिजनेस कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वो भी हमसे आगे निकलने का प्रयास करती हैं। तो आगे हम दूसरे से तभी निकल पाएंगे जब हमारा खर्चा कम हो, कर्मचारी अच्छी मेहनत से काम करें, तभी तो हम दूसरे से आगे निकल पाएंगे। तो मोटिवेशन इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम अच्छे से अपनी संस्था में काम करा सकते हैं और अपनी कंपनी को, अपनी फर्म को, अपनी संस्था को, अपने बिजनेस को दूसरे से आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मोटिवेशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कारगर साबित होता है। और यहाँ पर अब इस वाले चैप्टर में कुछ लोगों के लिए अगर समझ में ना आया हो तो भाई PDF नोट्स हैं, उनसे आप वहाँ से देखिए, पूरा का पूरा सब क्लियर होता जाएगा। और यहाँ पर जो अगला और कुछ एग्जाम में आ सकता है वो आ सकता है और प्रेरणा का X तथा Y सिद्धांत। ओके, अभिप्रेरणा का X तथा Y सिद्धांत बहुत है, और मैस्लो की अवधारणा, मैस्लो की अवधारणा, ये दो चीजें आप और देखे जाना इस चैप्टर में। इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो कैसा लगा आज का क्लास जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।